हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग। और आज की जो वीडियो लेके आए हैं वो स्पेशली क्लास 12th यूपी बोर्ड के लिए है। और इस वीडियो में हमने क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट साझेदारी का परिचय यानी कि जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप के बारे में फुल कॉन्सेप्ट वीडियो है, जिसमें आपको ए टू जेड सब कुछ मिलने वाला है। आपको साझेदारी का अर्थ क्या होता है, साझेदारी की परिभाषा क्या होती है, साझेदारी सल्लेख क्या होता है, साझेदारी सल्लेख में कौन कौन सी बातें लिखी होती हैं, ये सारी चीजें मिलने वाली हैं। साझेदारी सल्लेख के अभाव में कौन कौन से नियम लागू होते हैं। ये चैप्टर आपके थ्योरी के लिए, बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर का क्वेश्चन 100% इस चैप्टर से मिलेगा आपको। और ये चैप्टर को पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। क्यों आने वाला है? क्योंकि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो सारी चीजें जो बोर्ड से रिलेटेड होती हैं और आपके एग्जाम में 100% आती हैं। आइए चलते हैं, साझेदारी क्या होती है। देखिए, साझेदारी किसे कहते हैं? साझेदारी का मतलब होता है कि जब दो लाभ कमाने के उद्देश्य से, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर आपस में किसी व्यवसाय को करने के लिए सहमत होते हैं तथा इसके लाभ हानि को आपस में बांटते हैं, तो ऐसा व्यवसाय उन सभी के द्वारा चलाया जाता है अथवा उनमें से किसी एक के द्वारा, तो उसे हम साझेदारी कहते हैं। साझेदारी क्या होती है? साझेदारी लाभ कमाने के उद्देश्य से जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई वैधानिक कार्य करते हैं तो उसे साझेदारी कहते हैं। जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में 1 अक्टूबर 1932 से भारतीय साझेदारी अधिनियम लागू है। जो व्यक्ति साझेदारी में शामिल होते हैं वे व्यक्तिगत रूप से साझेदार कहलाते हैं, ठीक। और सामूहिक रूप से वो क्या कहलाते हैं? फर्म कहलाते हैं। फिर आता है भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार जो परिभाषा है, तो साझेदारी उन व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक एक ऐसा संबंध है जो किसी ऐसे व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए हैं जिसका संचालन उन सभी के द्वारा या उन सभी की ओर से किसी एक के द्वारा किया जाता है, तो उसे साझेदारी कहते हैं। बात आ गई समझ में? हम सिंपल सी भाषा में कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर आपसी समझौते के द्वारा किसी व्यवसाय को करते हैं और उसके लाभ हानि को आपस में बांटते हैं, तो उसे हम साझेदारी कहते हैं। अब यहां हम बात करेंगे साझेदारी की विशेषताओं की। तो साझेदारी की विशेषताओं में हम देखो क्या क्या देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे साझेदारी की विशेषताओं की। देखिए, साझेदारी की विशेषताएं हैं, पहला पॉइंट है दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना। साझेदारी के लिए कितने व्यक्तियों की जरूरत होती है? कम से कम 2 व्यक्ति और अधिकतम 50, ठीक। यहां कह रहा है कि साझेदारी की स्थापना के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, साझेदारी की स्थापना के लिए कितने व्यक्तियों की? कम से कम 2 व्यक्तियों की आवश्यक होना है, व्यक्तियों का होना आवश्यक है। साझेदारी अधिनियम में अधिकतम सदस्यों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार वर्तमान में एक साझेदारी में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 50 सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा है उनके बीच अनुबंध या समझौते का होना। देखो, साझेदारी का निर्माण जो होता है या साझेदारी जो बनती है वो अनुबंध या समझौते के ऊपर आधारित होती है। साझेदारी अधिनियम की धारा 5 में स्पष्ट लिखा है कि साझेदारी का जन्म अनुबंध से होता है, किसी स्थिति के कारण से नहीं, मतलब कोई परिस्थिति के कारण से नहीं। जब दोनों व्यक्ति एक दूसरे के बीच में समझौता कर लेते, दो साझेदार एक दूसरे के व्यापार को करने के लिए सहमत हो जाते हैं, तब हम साझेदारी उत्पन्न होती है। फिर आता है व्यवसाय का होना। तो साझेदारी
व्यवसाय का निर्माण किसी व्यवसाय को चलाने के लिए किया जाता है। ठीक, किसी संपत्ति को मिलकर खरीदना, उसका मालिक बनना साझेदारी व्यवसाय नहीं कहलाएगा। बात समझ में आ गई? हमने मान लो दो मिलके एक कार खरीद ली तो हम उसके मालिक बन गए, लेकिन वो साझेदारी नहीं मानी जाएगी जब तक वो उसको किराए पर या उन दोनों ड्राइवर बनके उसको कार को नहीं चलाएंगे। फिर है लाभ का विभाजन। तो साझेदारी में जो लाभ होता है, उस लाभ और हानि का जो बंटवारा होता है, वो आपस में जो समझौता किया जाता है, आपस में जो ठहराव होता है, जो अनुबंध होता है, उसके अनुसार वो बांटते हैं। फिर स्वामी और एजेंट का संबंध। देखिए, मालिक और एजेंट का संबंध, उन जो साझेदार आपस में होते हैं उनके बीच में कैसा संबंध होता है? मालिक और एजेंट का संबंध होता है। फिर है असीमित दायित्व। साझेदारी में साझेदारों का दायित्व कैसा होता है? असीमित होता है। यदि साझेदारी फर्म की कोई हानि होता है तो साझेदार को उस हानि को पूरा करने के लिए अपनी निजी संपत्ति का प्रयोग करना पड़ता है। इसलिए सामान्य साझेदारी में साझेदारों का जो दायित्व होता है वो कैसा होता है? असीमित होता है। क्लियर? गुड। तो ये साझेदारी की 6 विशेषताएं हैं। और साझेदारी का अर्थ क्या होता है? साझेदारी की परिभाषा अगर आप लिख के आते हैं तो आपको 10 नंबर का क्वेश्चन ये बनता है। ठीक, अब आगे बात करते हैं साझेदारी संलेख। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या है? साझेदारी संलेख किसे कहते हैं? तो यहां देखो, साझेदारी का जन्म साझेदारों के बीच पारस्परिक मौखिक अथवा लिखित अनुबंध से होता है। देखो, साझेदारी का जो जन्म होता है वो किससे होता है? आपस में जो समझौता है, और वो समझौता जब लिखित, मौखिक अथवा लिखित हो सकता है, लेकिन लिखित जो समझौता होता है उसे हम क्या कहते हैं? साझेदारी संलेख कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें, साझेदारों के बीच हुए आपसी समझौते का जब कोई लिखित अथवा मौखिक विवरण होता है तो ऐसे विवरण पत्र को हम साझेदारी संलेख कहते हैं। अब देखो, साझेदारी संलेख में आने वाली मुख्य बातें क्या क्या होती हैं, है ना? साझेदारी संलेख में कौन कौन सी बातें हो सकती हैं? तो पहला पॉइंट यहां पर है साझेदारी फर्म का नाम व पता। ठीक, फर्म का नाम व पता, फर्म का नाम क्या होगा, इसका मुख्य कार्यालय कहां पर होगा, क्या पता होगा, यह साझेदारी संलेख में पहले से लिखा होता है। दूसरा पॉइंट है साझेदारों के नाम और पते। जो साझेदारी में शामिल हो रहे हैं ऐसे सभी साझेदारों के नाम और पते साझेदारी संलेख में मौजूद होते हैं। फिर आता है व्यवसाय की प्रकृति, अर्थात साझेदारी संस्था किस प्रकार का व्यवसाय करेगी, इस बारे में भी साझेदारी संलेख में लिखा होता है। व्यापार को प्रारंभ करने की तिथि क्या होगी, कि साझेदारी में व्यापार को प्रारंभ करने की कब, किस तारीख से व्यापार प्रारंभ किया जा रहा है, इस बात का भी पहले से उल्लेख दिया रहता है। साझेदारी की अवधि क्या होगी, साझेदारी संलेख में यह लिखा जाता है कि एक निश्चित समय के लिए की जाएगी अथवा अनिश्चित समय के लिए की जाएगी। दूसरा है प्रत्येक साझेदार द्वारा लगाई जाने वाली पूंजी का उल्लेख भी साझेदारी संलेख में किया जाता है। फिर है लाभ हानि का बंटवारा का अनुपात। देखो, साझेदारी में लाभ हानि का बंटवारा जो किया जाता है वो एक तो पूंजी के अनुपात में होता है, ठीक, दूसरा हो सकता है आपका बराबर बराबर या किसी अन्य अनुपात में। ठीक, इस तरीके से हम लाभ, अब इन तीनों में किसके बेस पर बांटा जाएगा वो पहले से लिख दिया जाता है। फिर है पूंजी पर ब्याज की व्यवस्था का प्रावधान। देखिए, पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, इस बात को पहले से ही साझेदारी संलेख में लिख दिया जाता है।
फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका आहरण पर ब्याज की व्यवस्था का प्रावधान। देखो इसमें क्या होता है, आहरण पर ब्याज की व्यवस्था मतलब देखो कोई साझेदार, अगर साझेदार को पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, आहरण पर ब्याज लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, तो इस बात को भी पहले से मेंशन कर दिया जाता है। आहरण किस सीमा तक किया जाएगा। अब देखो साझेदारी पार्टनरशिप में क्या होता है कि बहुत सारे साझेदार होते हैं और हर एक साझेदार फर्म से आहरण करने लगता है, रुपया निकालने लगता है। तो व्यापार में जब पैसा नहीं होगा, पूंजी नहीं रहेगी, तो व्यापार किस चीज से किया जाएगा। तो ये एक निश्चित सीमा इसकी फिक्स कर दी जाती है कि हर एक साझेदार कितनी मात्रा में कितना कितना रुपया निकाल सकते हैं। अब यहां पे बात करते हैं साझेदार द्वारा दिए गए ऋण पर ब्याज का प्रावधान। देखो अगर कोई साझेदार फर्म को ऋण देता है, ठीक, तो उसे किस दर से प्रावधान मतलब ब्याज किस दर से दिया जाएगा, मतलब इंटरेस्ट उसको किस रेट से दिया जाएगा, ये पहले से निश्चित कर दिया जाता है। ठीक, साझेदारों को वेतन, बोनस, कमीशन संबंधी क्या नियम रहेंगे, इन सभी का भी उल्लेख पहले से कर दिया जाता है। फिर आता है व्यवसाय का प्रबंध और संचालन। व्यवसाय का प्रबंध और संचालन किन किन साझेदार द्वारा किया जाएगा, या सभी साझेदार उसमें प्रबंध में भाग लेंगे, तो ये पहले से सुनिश्चित कर दिया जाता, पहले से एक स्टाम्प पेपर पर लिख दिया जाता है। फिर है फर्म की लेखा पुस्तकों में रखने की क्या विधि होगी, कौन सी विधि से खाते तैयार किए जाएंगे। व्यवसाय के खातों की अंकेक्षण व्यवस्था के लिए कौन सी विधि अपनाई जाएगी, वार्षिक अंकेक्षण होगा, चालू अंकेक्षण होगा। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि अंकेक्षण शब्द क्या होता है ना। तो अंकेक्षण का मतलब होता है खाता पुस्तकों की जांच करना। क्या बताओ ना, खाता पुस्तकों में जो लेखे किए गए हैं उनकी प्रमाणकों से जांच करना ही अंकेक्षण कहलाता है। मतलब जो सीए आता है वो उन सभी लेन देनों की प्रमाणक जो वाउचर्स होते हैं उनके बेसिस पर जांच करता है वो सही रिकॉर्ड किए गए हैं या नहीं किए गए हैं। तो ये आपको 15 बातें हैं जो आपकी साझेदारी संलेख में लिखी जाती हैं जब हम पार्टनरशिप डीड बनाते हैं। अब ये कह रहा है कि साझेदारी संलेख के अभाव में, यानी जब पार्टनरशिप डीड हमारी साइलेंट रहती है, पार्टनरशिप डीड होती नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में साझेदारी भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के नियम लागू होते हैं। तो यहां पर पूंजी पर ब्याज, पहला पॉइंट क्या है, पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो अब यहां पर पूंजी पर ब्याज क्या है कि साझेदारी संलेख न होने के कारण पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। दूसरा है आहरण पर ब्याज, कोई ब्याज नहीं लेगी। ठीक है, आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। साझेदारों के ऋण पर ब्याज, यानी कि अगर कोई साझेदार फर्म को ऋण देता है पूंजी के अलावा, तो उसे 6% की दर से ब्याज पाने का अधिकार होगा। ये नियम तब लागू होते हैं जब उनके बीच में किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं होता है। फिर है साझेदारों का लाभ विभाजन अनुपात। सभी साझेदारों के बीच लाभ हानि का बंटवारा कैसा किया जाएगा, समान अनुपात में किया जाएगा। साझेदारों का वेतन या कमीशन, किसी भी साझेदार को कोई वेतन नहीं दिया जाएगा, चाहे वो अतिरिक्त काम करे या ना करे, किसी भी साझेदार को कोई वेतन या कमीशन नहीं दिया जाएगा। अब देखो आते हैं साझेदारी के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं।
ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि दायित्व के आधार पर साझेदारी कितने प्रकार की होती है। अभी प्री बोर्ड जब हुआ था, उद्देश्य के अनुसार साझेदारी क्या होती है। तो इस तरीके से क्वेश्चन यूपी बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो हम उसी बेस पर ये वीडियो बनाई है, साझेदारी कितने प्रकार की होती है। अब देखो यहाँ साझेदारी के प्रकार बताए गए हैं। तो यहाँ पहला प्रकार है हमारा दायित्व के आधार पर साझेदारी। ठीक, तो दायित्व के आधार पर साझेदारी दो प्रकार की होती है। कौन सी होती है? एक हमारी सीमित दायित्व साझेदारी होती है, दूसरी असीमित दायित्व साझेदारी होती है। सीमित दायित्व साझेदारी में सभी साझेदारों का दायित्व सीमित होता है, अर्थात उनके द्वारा क्या होता है, उनके द्वारा जितनी पूंजी लगाई जाती है उस पूंजी तक ही वो लायबल होते हैं, इसके अलावा। तो यहां पर देखो सीमित दायित्व साझेदारी के बारे में क्या बताया गया है। तो देखो यहां पर क्या कह रहा है, यह सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम 2008 के अंतर्गत स्थापित एक निगम है। मतलब एक निगम का मतलब एक संस्था होती है। इसका कृत्रिम व्यक्तिगत सीमित दायित्व पृथक वैधानिक अस्तित्व तथा एवं शाश्वत जीवन होता है, जिसकी एक सार मुद्रा होती है। मतलब ये कंपनी की बात, इसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है, फिर इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाती है, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन बन जाती है, परपेचुअल सक्सेशन हो जाता है। मतलब उसमें कंपनी वाले सारे गुण आ जाते हैं। क्या बन जाती है? सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम 2008 में बना था, ये याद रखना। और के अंतर्गत एक निश्चित स्थापित निगम है, इसका कृत्रिम व्यक्तिगत होता है, सीमित दायित्व हो जाता है, वैधानिक अस्तित्व बन जाता है, लीगल एक्सिस्टेंस में आ जाती है तथा शाश्वत जीवन होता है। और इसकी एक सार मुद्रा मतलब कॉमन सील होती है, जिस डॉक्यूमेंट पर वो लगा देते हुए फर्म का या कंपनी का डॉक्यूमेंट माना जाता है। फिर आता है दूसरा पॉइंट, असीमित दायित्व साझेदारी, जिस साझेदारी में साझेदारों का दायित्व कैसा होता है, चुकाने के लिए संयुक्त या व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं, अर्थात सभी साझेदारों के दायित्व असीमित होते हैं। तो ऐसी साझेदारी को असीमित दायित्व साझेदारी कहते हैं। ठीक है, ऐसी साझेदारी जिसमें साझेदारों का दायित्व असीमित होता है तो उसे हम असीमित दायित्व साझेदारी कहते हैं। फिर आता समय के अनुसार। अब समय के अनुसार कैसे करेंगे? एक होती है निश्चितकालीन साझेदारी, दूसरी होती है अनिश्चितकालीन साझेदारी। ठीक, तो निश्चितकालीन साझेदारी ऐसी साझेदारी जिसका निर्माण एक निश्चित समय के लिए किया जाता है, तो उसे निश्चितकालीन साझेदारी कहते हैं। जैसे 10 बेर के लिए एक होटल चलाने के लिए की गई साझेदारी। अब मान लो कोई साझेदार है, उसने 10 साल के लिए होटल चलाने के लिए क्या की, साझेदारी की, तो वो हमारी क्या होगी, निश्चितकालीन यदि अब आती है अनिश्चितकालीन साझेदारी। यदि साझेदारी का निर्माण करते समय यह निश्चित नहीं किया जाता है कि वह साझेदारी कब तक चलेगी, साझेदारी का निर्माण विशेष उद्देश्य से भी नहीं किया जाता है, तो उसे अनिश्चितकालीन साझेदारी कहते हैं। मतलब जिसका टाइम फिक्स ना हो, अनिश्चितकालीन साझेदारी होगी। तो ये हमारी क्या दो साझेदारी थी, दायित्व के आधार पर और समय के अनुसार पर। अब आती उद्देश्य के अनुसार साझेदारी। ठीक, तो उद्देश्य के अनुसार देखो साझेदारी कैसे होती है। यहां पर है एक ऐच्छिक साझेदारी। क्या है? ऐच्छिक साझेदारी। और दूसरी है विशेष साझेदारी। ऐसी साझेदारी तब तक चालू रहती है जब तक सभी साझेदार उसे चालू रखने चाहें। इस साझेदारी का समय कैसा होता है? अनिश्चित रहता है। इस प्रकार की साझेदारी किसी भी समय समाप्त की जा सकती है। साझेदारी को समाप्त किया जा सकता है क्योंकि ये ऐच्छिक होती, इच्छा के अनुसार। जब तक साझेदार चाहते हैं तब तक ये साझेदारी फर्म चलती रहती है। फिर आता है दूसरा विशेष साझेदारी। अब विशेष साझेदारी में क्या है, देखो भाई, विशेष साझेदारी में क्या होता है, ऐसी साझेदारी जिसकी स्थापना किसी विशेष उद्देश्य के लिए की जाती है, तो और जैसे ही यह कार्य पूरा हो जाता है साझेदारी अपने आप ही समाप्त हो जाती है। यदि साझेदारी
यदि साझेदार कार्य पूरा होने के बाद भी इस साझेदारी को चालू रखते हैं तो इसे हम ऐच्छिक साझेदारी कह सकते हैं। ठीक है। अब आता है वैधता के अनुसार साझेदारी। किसके अनुसार? वैधता के अनुसार साझेदारी। एक होती है वैध साझेदारी, लीगल, जब साझेदारी पूरे विधि विधान के अनुसार बनाई जाती है, अर्थात इस साझेदारी में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में दिए गए नियमों का लागू पूरी तरह से पालन किया जाता है, तो इस प्रकार की साझेदारी को हम वैध साझेदारी कहते हैं। फिर आती है एक अवैध साझेदारी। जब साझेदारी में निम्नलिखित परिस्थितियां आ जाती हैं तो वह साझेदारी अवैध हो जाती है। पहला पॉइंट कौन सा है? देखो भाई, तो पहला पॉइंट है जब केवल एक ही साझेदार रह जाता है, मतलब दो साझेदार थे तो एक रह गया तो वो इलीगल हो गई, तो साझेदारी नहीं रही। दूसरा, साझेदारों की संख्या 50 से ज्यादा हो जाए, मिनिमम से कम हो जाए, मैक्सिमम से ज्यादा हो जाए, तो ऐसी साझेदारी अवैध हो जाती है। दूसरा, जबकि साझेदार का व्यापार लोक नीति या राष्ट्रीय नीति के विरुद्ध हो जाए, मतलब समाज के खिलाफ हो जाए, तो उसे अवैध साझेदारी कहते हैं। जब साझेदारी का व्यवसाय कैसा हो जाए? गैर कानूनी हो जाए, तो भी साझेदारी कैसे हो जाती है? अवैध हो जाती है। फिर साझेदारी में ऐसा कोई साझेदार जो शत्रु राष्ट्र का नागरिक हो, ऐसा कोई साझेदार आ गया जिससे हमारी दुश्मनी थी और वो साझेदार बन गया चुपचाप से, तो ऐसी साझेदारी हमारी कैसी हो जाती है? अवैध साझेदारी हो जाती है। अब देखो यहां पर हम बात कर रहे हैं लाभ हानि नियोजन खाते की। क्या बात कर रहे हैं? लाभ हानि नियोजन खाते की। तो लाभ हानि नियोजन खाता क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन खाता क्या होता है? देखो, जिस खाते द्वारा साझेदारी संलेख के अनुसार लाभों का नियोजन किया जाता है, यानी जिस खाते द्वारा साझेदारी संलेख के अनुसार साझेदारी के लाभों का नियोजन किया जाता है, उसे लाभ हानि नियोजन खाता कहा जाता है। पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन, बोनस आदि को डेबिट किया जाता है, आहरण पर ब्याज आदि को क्रेडिट किया जाता है। यह एक नाम मात्र खाता होता है। कैसा होता है? नाम मात्र। अब देखो यहां पर क्या है, क्वेश्चन में कभी कभी क्वेश्चन में आपको क्या दिया रहता है? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस, या और लॉस होता है। क्या होता है? लॉस होता है। यहां बाई नेट प्रॉफिट होती है, ये हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक। अब दूसरा फिर आता है यहां पर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो पार्टनर्स की कैपिटल होगी वो यहां पर रखी जाती है। ठीक। जैसे मान लो, ठीक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल देते हैं। पार्टनर्स को अगर सैलरी दी जा रही तो वो लिख देते हैं, पार्टनर्स को कमीशन दिया जा रहा था वो लिख देते हैं, अगर कोई अमाउंट ट्रांसफर करने के लिए रिजर्व में बोलता है तो कर देते हैं। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल या करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट तब आता है जब हमारी कैपिटल कैसी होती है? फ्लक्चुएटिंग होती है। और करंट अकाउंट कब होता है? जब हमारी कैपिटल फिक्स होती है। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट लिखा जाता है। अगर पार्टनर्स ने ड्राइंग की है और आहरण पर ब्याज दिया जा रहा है तो उसको यहाँ पर लिखेंगे। ठीक। फिर अगर मान लो इस साइड का टोटल ज्यादा है और इस साइड का कम है तो ये लॉस दिखाएगा। ठीक। और अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है और डेबिट का टोटल कम है तो ये हमारा प्रॉफिट दिखाएगा। ठीक। तो ये हमारा क्या होता है? लाभ हानि नियोजन खाते का अर्थ है और ये हमारा फॉर्मेट है। ठीक। तो इस तरीके से हमने आज क्या क्या पढ़ लिया? साझेदारी का अर्थ पढ़ लिया, परिभाषा पढ़ ली, साझेदारी संलेख पढ़ लिया, साझेदारी संलेख में कौन कौन सी बातों का उल्लेख दिया रहता है, साझेदारी संलेख के अभाव में कौन कौन से नियम लागू होते हैं। फिर है आपका लाभ हानि नियोजन खाता किसे कहते हैं, लाभ हानि नियोजन खाते में का प्रारूप क्या क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने अभी आपको बताई हैं। अब इसके आगे हम आपको बताने वाले हैं।